दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। बुक के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है राजनाग यानी कि किंग कोबरा। मर्विन स्मिथ, जिनको की काम सौंपा गया था बनाक पुल्ली में डायमंड माइंस को ढूंढने के लिए, अपने टेंट में दोपहर को सो रहे थे। तभी उनका सर्वेंट चिल्लाते चिल्लाते आया, सर सर उठिए उठिए, अब डायमंड कहां कहां मिल सकता है। मर्विन स्मिथ ये ढूंढ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि ये जो पहाड़ियां हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल सकते हैं हीरे यानी कि डायमंड। लेकिन इस इलाके में बहुत ज्यादा सांप थे, इसलिए वहां के जो लोकल ट्राइब थे वहां रह नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था सांप उन्हें काट लेगा। और बताया जाता था कि डायमंड माइंस उन्हीं इलाकों में है और सांप उनकी सुरक्षा करते हैं। और इन्हीं में एक सांप था द किंग कोबरा, जिसको कि बोलते थे राजनाग पामू। और वहां के लोगों की मान्यता थी कि ये जो हीरे होते हैं यानी कि डायमंड, उस राजनाग की आंखें हैं। और जो सांप मर गए, ये पहाड़ी उनकी कब्रगाह है। और सांप मर जाते हैं, उनकी आंखें रह जाती हैं, और वही आंखें हीरे के रूप में मिलती हैं। और बाकी के राजनाग यानी कि किंग कोबरा रखवाली करते हैं अपने वंशजों के अवशेष की। अगर आप एक भैंसे की बलि चढ़ा दें गरुड़ को, जो कि किंग हैं, राजा हैं सांपों के, तो वो आपको परमिशन दे सकते हैं उस इलाके में घुसने की। अब ये आश्चर्यचकित करने वाली कहानी मर्विन स्मिथ को याद दिला रही थी सिंबाद द सेलर की कहानी, जिसने सांपों से मुकाबला किया था, गरुड़ से मुकाबला किया था हीरे ढूंढने के लिए। एक व्यक्ति था निकोलो कोंटी, जो कि 15वीं शताब्दी में इस इलाके में हीरे ढूंढने आया था, और उसे भी यही बात बोली गई थी। अब यहाँ के निवासी पहाड़ की ऊंचाइयों पर एक सांड को ले जाते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे। उसका मांस यहां वहां पहाड़ी पर बिखरा देते थे। उनका यही तरीका था सांपों को मनाने का। लोगों की मान्यता थी कि उस मांस से अट्रैक्ट होके डायमंड उस तरफ आ जाते हैं, और तब ईगल या वल्चर्स यानी गिद्ध या चील उस मांस को खाने के लिए आते हैं, और उनसे चिपके हुए डायमंड उनके घोंसलों पर, पेड़ पर चले जाते हैं। बिना मेहनत के पेड़ से आप डायमंड निकाल सकते हैं। अब मर्विन स्मिथ ने बड़ी मुश्किल से अपना सामान कैरी करने के लिए लेबरर्स को हायर किया, क्योंकि कोई भी उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं था जहां मिलते हैं डायमंड और जहां रहते हैं राजनाग। और मर्विन स्मिथ बोलते हैं कि जब ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके वो जाते थे तो अपना टेंट लेके नहीं जाते थे, क्योंकि टेंट कैरी करने में कई मजदूर लगते थे। वो वहां पर झाड़ियों से अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते थे, और वो कैनवास से ज्यादा ठंडी रहती थी, उनको उसमें आराम भी मिलता था, और उनका हैवी सामान जो टेंट के रूप में होता था ले जाने की बचत हो जाती थी। अब इन्होंने लोकल ट्राइब के कुछ लोग मजदूर के रूप में हायर किए, वहां पहुंचकर अपने लिए झोपड़ी बनवाई, और जो उस ट्राइब का मुखिया था उसको उन्होंने तंबाकू भेंट करी। उस तंबाकू के नशे से वो इतना खुश हो गया कि स्मिथ के पास आके बैठ गया और बहुत सारी बातें करने लगा। अब स्मिथ ने बोला कि मैं तुम्हें अपने शिकार दिखाऊंगा जो मैंने किए हैं और मेरा साजो सामान, लेकिन तुम पहले मुझे बताओ कि इसके पहले जो लोग डायमंड ढूंढने गए हैं कहां गए हैं, कहां पर उन्हें डायमंड मिले हैं। लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि डायमंड यानी कि हीरा होता क्या है। उसने बोला, कुछ छोटी खदानें या गड्ढे टाइप के तो हैं, किसने बनाए नहीं मालूम, लेकिन वहां पर अपना आशियाना बना लिया है किंग कोबरा ने यानी कि राजनाग ने। और वहां पर ना तो मैं जाऊंगा ना ही मेरे साथी, क्योंकि एक राजनाग 12 मैन ईटर टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और लोगों का मानना था कि पूरे जंगल में जितने भी जंगली जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक किंग कोबरा होता है। वो लोग जो टाइगर का शिकार करने के पहले
सोचते भी नहीं थे। नॉर्मल टाइगर नहीं, मैन ईटर टाइगर। भालू को उसकी गुफा के अंदर जाके मारने का मादा जिनके अंदर था, वो किंग कोबरा के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहते थे। उससे मुकाबला करने की तो बात दूर की है। अब इसमें बोलते हैं कि किंग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। करीब 17 फीट तक की लंबाई होती है। अभी कुरनूल में कुछ दिन पहले एक किंग कोबरा मारा गया। उसकी लंबाई थी 18.5 फीट। ओपन ग्राउंड में किंग कोबरा इतनी तेजी के साथ भागता है, कितना भी तेज दौड़ने वाला आदमी हो उससे भाग नहीं सकता। वो पेड़ के ऊपर भी इतनी आसानी से चढ़ लेता है कि बंदर भी क्या ही चढ़ेगा। जहां पर किंग कोबरा होता है वहां पर जाने से दूसरे जानवर भी बचते हैं। उन्हें भी मालूम है किंग कोबरा कितना खतरनाक है, और किंग कोबरा दूसरे सांप खाता है, इसीलिए इसके नाम के आगे लगा है किंग। लेकिन लोकल ट्राइब्स का कहना था कि दूसरे सांपों की जगह बंदर को खाना ज्यादा पसंद करता है किंग कोबरा। इसलिए वो पेड़ की शाखाओं पर कई कई दिन तक लिपटा रहता है। उन पेड़ की शाखाओं पर जिन पर लगे होते हैं बहुत सारे फल, क्योंकि उसे मालूम है फलों को खाने के लिए बंदर आएंगे, और बंदर को खाने के लिए ही तो बैठा है किंग कोबरा। बाकी किंग कोबरा को जो मिल जाए, चाहे डियर मिल जाए, जंगली कुत्ते मिल जाए, जंगली सुअर मिल जाए, या फिर बर्ड्स ही मिल जाए, उसे किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। बस खाना मिलना चाहिए, भूख मिटनी चाहिए। स्मिथ बताते हैं कि उन्होंने किंग कोबरा मारा था जिसकी की लंबाई थी 13 फीट, और वो खा रहा था 18 फीट लंबे अजगर को। उस वक्त तक जब स्मिथ ने 6 नंबर का शॉट मारा और उससे इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब तक किंग कोबरा 4 फीट अजगर को अपने अंदर निगल चुका था। उस वक्त भी किंग कोबरा ने लड़ाई करने की कोशिश की थी, यानी कि सामना करने की कोशिश की थी एक शिकारी का जिसके हाथ में थी बंदूक। और उस वक्त जब 4 फीट अजगर उसके मुंह में था, तब भी उसने अपना फन ऊपर उठा लिया था। अब लोकल लोगों का बोलना था कि किंग कोबरा 3 तरह का होता है, और उसके ऊपर जो निशान बने होते हैं उससे उसको पहचाना जाता है। एक तो होता है नॉर्मल किंग कोबरा, जो घरों के आसपास भी मिल जाता है। लंबाई होती है करीब करीब 6 फीट। इसके हुड पर यानी कि फन पर एक वी का निशान बना होता है। ये कुछ कुछ मिलता जुलता है सुंदरबन में पाए जाने वाले पद्म कोबरा, एक ऐसा कोबरा जिसके ऊपर पद्म का निशान बना होता है, यानी कि कमल का निशान। लेकिन प्रैक्टिकली जो सही में किंग कोबरा होता है वो घने जंगलों में पाया जाता है, दूर दराज के इलाकों में। इसके फन पर एक सर्कल बना होता है, और जब ये अपना फन चौड़ा करता है करीब करीब 1 फुट लंबा फन होता है। बताया जाता है कि ये वही नाग है जो भगवान श्री कृष्ण को धूप और बारिश से शेल्टर देता है। दोस्तों, यहां जहां तक स्मिथ लिखना चाह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान विष्णु के बारे में है, जो शेषनाग उनको शेल्टर देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का मुकाबला हुआ था कालिया नाग से। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कई बार इसका शिकार किया गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिलते नहीं है वहां पर। फीमेल किंग कोबरा एक बार में करीब करीब 18 अंडे देती है, लेकिन ज्यादातर को खुद ही खा लेती है, क्योंकि उसे भूख लगती है। खाने के लिए शिकार नहीं मिलता, शिकार मिले कहां से। जिस इलाके में ये नाग का जोड़ा पहुंच जाता है वहां से बाकी सारे जानवर पतली गली पकड़ लेते हैं। अब स्मिथ ने परमल, जो कि मुखिया था उस ट्राइब का, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि उन गड्ढों में या उन खदानों में किंग कोबरा का वास है। उसने बोला कि उस इलाके में जंगली मुर्गियां बहुत मिलती थी और हम लोग शिकार के लिए जाते थे। जैसे ही वहां पर किंग कोबरा आया, मुर्गियां मिलनी बंद हो गई, बंदर भी गायब हो गए, और इस ट्राइब के लोग एक आवाज निकालते थे, बंदर से मिलती जुलती आवाज, जिसका कि जवाब बंदर दिया करते थे। लेकिन अब बंदर उस कॉल का जवाब नहीं देते। और जंगल की कहानियों में मुखिया को यह बात बताई गई थी कि अगर कोई बंदर उस इलाके में है भी तो वो मुंह से आवाज नहीं करता, नहीं तो किंग कोबरा को मालूम चल जाएगा कि यहां पर बंदर है। अब स्मिथ ने बोला कि चिंता मत करो, मेरे पास डबल बैरल वाली बंदूक है,
जैसे ही मुझे किंग कोबरा दिखेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। तो मुखिया बोला, मालिक, आपको नहीं पता, वो बिजली की तेजी से आता है और बिजली की तेजी से ही जाता है। वो किसी पेड़ की ब्रांच के नीचे छिपा होगा। जब तक आप उसे देख पाएंगे, बंदूक उठाएंगे, उसके पहले वो आपको काट के जा चुका होगा। और यहां तक कि काली माता भी आपको बचा नहीं पाएंगी अगर किंग कोबरा ने अपने दांत आपके ऊपर लगा दिए। अब स्मिथ ने मुखिया से बोला कि मैं तो वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे तुम या तुम्हारे साथी मेरे साथ आए या ना आए, क्योंकि मुझे उन खदानों को देखने जाना है, ये मेरा काम है और मैं तो जाकर ही रहूंगा। जब स्मिथ ने ऐसा बोला तो मुखिया बोला कि अगर आप जिद पर ही अड़े हैं तो मैं एक उपाय करूंगा जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, क्योंकि इसके पहले भी एक पागल जेंटलमैन थे जो जाना चाहते थे। आप मेरे आदमियों को लेके चलिए, मैं बाद में आऊंगा। और यही वो घटना थी जहां से कहानी स्टार्ट हुई कि स्मिथ सो रहे थे और एक लड़का चिल्लाते हुए आया था, मालिक मालिक। वो आ गया, देखा तो मुखिया मुर्गी पकड़ने वाली बास्केट लेके आया था। अब जब स्मिथ ने देखा तो ये बास्केट नॉर्मल मुर्गी पकड़ने वाली बास्केट से कुछ ज्यादा बड़ी थी। अब परमल यानी कि उस मुखिया ने बोला कि जब हम किंग कोबरा के इलाके में जाएंगे तो हमें ये बास्केट अपने सिर पर रखनी पड़ेगी, फिर हम किंग कोबरा के हमले से सुरक्षित हैं। उसका कहना था कि इस बास्केट के दरारें इतनी छोटी हैं कि इसके अंदर किंग कोबरा आ नहीं सकता। तो जैसे ही हमें किंग कोबरा दिखेगा हमें घुटनों पर बैठ जाना है, यानी कि बास्केट से पूरी तरह से कवर हो जाना है, तो किंग कोबरा हमें काटेगा कहां से, तब आप अपनी बंदूक से फायर कर दीजिएगा। यह सुनकर स्मिथ को हंसी आ गई कि उस बास्केट के अंदर से मैं फायर करूंगा कैसे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये बात मैं मानूंगा नहीं तो ये लोग मेरे साथ जाएंगे नहीं, तो वो मान गए कि चलो मैं ऐसा ही करूंगा। अब अगले दिन की शुरुआत में इन्हें 10 मील की दूरी पर जाना था, जहां पर थे वो गड्ढे जिनकी की तलाश थी स्मिथ को। बहुत ही घना जंगल था, बहुत सारे बांस के झुरमुट भी थे। आगे आगे वो ट्राइब के लोग चल रहे थे, उनके सिर पर रखी हुई थी वो बास्केट। अब जब ये आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे पेड़ वहां मिलने बंद हो गए हैं, मिल रही है तो झाड़ियां। अब जो मुखिया था उसने बोला कि एक बास्केट आप ले लीजिए, मैं और मेरे साथी दूसरी बास्केट में आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी स्मिथ को बास्केट लेनी पड़ी। अभी आधा मील ही चले थे कि एक सीटी की आवाज इन्हें सुनाई दी। अब जितने उस ट्राइब के लोग थे वो जल्दी से उस बास्केट के अंदर बैठ गए। उसके अंदर एक रस्सी थी, अंदर से रस्सी को पकड़ लिया ताकि उनका हाथ भी बाहर ना आने पाए। अब परिमल यानी कि मुखिया ने इशारे से स्मिथ से बोला, जल्दी से उस बास्केट के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि वहां पर 2 किंग कोबरा हैं। फीमेल सीटी बजा के अपने साथी को बुला रही है, हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अब स्मिथ भी वैसे ही बैठ गए। करीब 5 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन कोई सांप नहीं आया, कोई किंग कोबरा नहीं आया। स्मिथ ने देखा कि मुखिया और उसका साथी कुछ कैलकुलेशन यानी कि हिसाब लगा रहे हैं। क्या हिसाब लगा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। अब स्मिथ को वो बात समझ में आ रही थी कि जो मुखिया बोल रहा था। वहां घनी घनी झाड़ियां थी। अगर ये बास्केट के अंदर नहीं होते, इनको दूर कुछ दिख नहीं रहा था। इसके पहले कि स्मिथ बंदूक निकालते, कोबरा यानी कि किंग कोबरा इन पर अटैक कर देता। अब स्मिथ ने देखा कि मुखिया और उसका साथी लगातार डरी हुई आंखों से स्मिथ की बास्केट की तरफ देख रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इन्होंने मुड़ के देखा, इनकी बास्केट से करीब 18 इंच की ऊंचाई पर फन तान कर खड़ा था किंग कोबरा। वो अचानक से वहां कैसे आ गया स्मिथ को समझ नहीं आया, लेकिन वो आश्चर्यचकित होकर बास्केट के अंदर स्मिथ को देख रहा था और सोच रहा था कि उसके और उसके शिकार के बीच में ये रुकावट कहां से आ गई। बास्केट के अंदर ही स्मिथ जब मुड़े तो अचानक से वो किंग कोबरा हिस्स की आवाज निकालने लगा। स्मिथ को लगा कि उनका खून ठंडा पड़ चुका है। ये आवाज कुछ कुछ ऐसी ही थी जैसी कि आवाज एक स्टीम इंजन निकालता है जब वो अपनी स्टीम बाहर निकालता है। अब उसका फन करीब 9 इंच ऊंचा था, 1 फुट चौड़ा था, और उसकी जो जीभ जो आगे से चिरी हुई थी वो भी करीब 3 इंच की थी,
जिसको कि वो बार बार अंदर बाहर कर रहा था। अब वो किंग कोबरा स्मिथ की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और इनको लग रहा था कि उसने इनको सम्मोहित कर लिया है। उसके मुंह से हर फुफकार के साथ जो गंध आ रही थी वो बड़ी मस्की स्मेल वाली थी और स्मिथ को आश्चर्य हो रहा था कि वो अपनी बंदूक क्यों नहीं चला पा रहे हैं। इन्हें मालूम था अगर अपनी बंदूक का एक फायर कर देते तो उसका फन 2 टुकड़े हो जाता। अब स्मिथ को उस बास्केट की वैल्यू समझ में आ रही थी और बास्केट के अंदर जो रस्सी लटक रही थी उसकी वैल्यू समझ में आ रही थी। इनका सिर चकरा कर घूम रहा था। इन्होंने रस्सी को जोर से पकड़ा, अपना सारा वजन उस रस्सी पर डाल दिया कि कहीं किंग कोबरा उस बास्केट को उठा ना दे। अब स्मिथ यही सब सोच रहे थे कि अचानक से उन्हें एक थड़ की साउंड सुनाई दी और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। देखा कि किंग कोबरा जमीन पर लेट गया था, उसके मुंह से झाग आ रहा था और देखा कि उसके शरीर पर तीर लगे हुए थे। उस ट्राइब के लोगों ने मारे थे और वही थड़ की आवाज आई थी। स्मिथ को बचाने के लिए उस ट्राइब के लोगों ने अपनी बास्केट को ऊपर उठाया था, निशाना लगाया था और कमान से छोड़ दिया था तीर। अभी स्मिथ थोड़ी राहत की सांस ले ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उनकी बास्केट की दूसरी तरफ दूसरा किंग कोबरा है और अपने फन की टक्कर मार रहा है इनकी बास्केट में, जैसे कुत्ता झपटता है बास्केट पर अंदर से मुर्गी निकालने के लिए। अब स्मिथ फिर से घबरा गए थे क्योंकि 13 फीट लंबा सांप जिसमें इतनी सारी मसल्स हैं, वो चाहता तो बास्केट को उलट सकता था। इन्होंने अपनी उस रस्सी को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। तभी एक तीर के सनसनाती हुई आवाज आई और देखा इस कोबरा को भी तीर मार दिया था उस ट्राइब के लोगों ने। अब स्मिथ को हिम्मत आई, उन्होंने मजबूती के साथ रस्सी को पकड़ा, घुटनों पर बैठे, अपनी बंदूक उठाई और उसकी मजल को उस बास्केट से बाहर निकाला, निशाना लगाया और चला दिया किंग कोबरा के फन की तरफ। एक के बाद एक 2 फायर किए और देखा उसका फन उखड़ गया था, झाड़ियों की तरफ चला गया था और वहां से धूल उड़ रही थी। अब स्मिथ ने मुड़ के पहले वाले किंग कोबरा की तरफ देखा। वो जमीन पर पड़ा था, अपने एक तीर को मुंह से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। स्मिथ ने निशाना लगाया उसके सर पर, एक शॉट मारा और वो वहीं ढेर हो गया। अब परमल यानी कि मुखिया ने बोला, अब हम अपनी इन बास्केट से बाहर आ सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई बड़ा किंग कोबरा हो नहीं सकता। 2 थे, दोनों मर गए। होंगे तो इनके बच्चे होंगे, छोटे होंगे, जो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि एक लोकेलिटी में 2 ही एडल्ट रह सकते हैं किंग कोबरा के। क्योंकि जैसे ही बच्चे अपना शिकार खुद करने लायक होते हैं वो इस इलाके को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो उस इलाके में रहेंगे तो उनके माता पिता ही उन्हें खा जाएंगे। अब परमल और उसके साथियों ने उन सांपों की खाल उतारी। उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अपने तीर के नुकीले हिस्से को। अब उसके जहरीले दांत, जहर की ग्रंथियां, उसके तालू, ये सब संभाल के रख लिए गए दवाई बनाने के लिए। एक खास तरह के तेल में ये लोग उस पॉइजन की जरा सा हिस्सा मिलाते हैं और उसको हल्का हल्का कंज्यूम करते हैं। यह माना जाता है कि जो इसको पिएगा उसे दूसरा सांप काटेगा तो कुछ असर होगा नहीं। अब जब वापस आके स्मिथ ने उन खालों को नापा तो बड़ा वाला था 14.5 फीट लंबा, छोटा वाला था 13 फीट लंबा। अब ये खाल परमल के साथियों को पकड़ाकर स्मिथ गए खदान पर परमल के साथ और वहां पर जो उनको एडवेंचर का एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने बोला मैं अगले चैप्टर में सुनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से एंड हुई ये कहानी किंग कोबरा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।